नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे के अगले एपिसोड में। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं क्षितिज महाजन, जो कि को फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के। तो आज हम मार्केट के ऑल टाइम हाई पर बात करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन ये बात तो सब कर रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, और स्पेशली वो निवेशक जो म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो मार्केट बहुत अच्छे से रिटर्न दे रहा है। एक तो आगे ये जारी रहेगा, या फिर मार्केट के वापस स्लो डाउन होने की उम्मीद है, और या फिर जो एक नया क्वेश्चन ये है कि जो म्यूचुअल फंड है इस पर इसका कैसे असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इक्विटी मार्केट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू हैं, उनको अपना एसेट एलोकेशन चेक करना चाहिए। अब एसेट एलोकेशन क्या है कि जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करी है तो उसमें आपने डिसाइड किया है कि मेरा लेट्स से 30% फिक्स्ड इनकम में रहेगा, जैसे एफडीज़ या म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, और 70% इक्विटी में रहेगा। अगर मार्केट में जो ये तेज़ी आई है उस कारण से आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, मतलब अब आपके पास 80% इक्विटी हो गया है और 20% डेट रह गया, तो उसको आप उतना ही प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 10%। और हमेशा लोग कहते हैं कि अपने विनर्स में प्रॉफिट बुक करिए। मैं बोलता हूँ आपके जो लेगार्ड्स हैं, जहाँ पे आपके कुछ गलत कॉल्स हो गई हैं, आप पहले तो उनको पोर्टफोलियो में से निकालिएगा। विनर्स अगर आपका अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा आगे भी करेंगे, बट अगर कोई लेगार्ड्स है उनको आप, ये टाइम है जहाँ पे आप उनको अपने उसमें से निकाल दीजिएगा और अपनी एसेट एलोकेशन ठीक करिए। ये तो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिनका एसेट एलोकेशन बिगड़ गया है। अब जो ऐसे इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरू किया था और कम अमाउंट से शुरू किया था और मार्केट बढ़ गया है, वो सोच रहे हैं कि दैट अब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और ये सही समय है कि नहीं। तो इक्विटी मार्केट में सही समय अगले दिन सुबह 9:15 बजे से शुरू हो जाता है आपका। बट जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप स्टैगर करें अपनी इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास आज 100 रुपये की राशि है और आज पीक ऑफ द मार्केट में डालना चाहते हैं। अब कल पीक बनाया था परसों और आज फिर पीक बना दिया। अब ये पीक कितना सस्टेनेबल है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो बहुत पॉजिटिव इंडिया को लेके, पर इक्विटी मार्केट है वो कभी भी डायरेक्शनली एक तरफ नहीं चलती है, हमेशा किसी न किसी कारण से वो करेक्ट भी होती है, फिर इवेंचुअली ऊपर जाती है। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं, ऑल्दो ये 2 क्वार्टर्स के नंबर हैं और स्टेट इलेक्शंस आपके पहले आ रहे हैं, और साथ में आने वाले टाइम में हो सकता है कि फेड रेट करना शुरू करे, जो पॉजिटिव है। पर इंडिया का उससे बड़ा इवेंट आ रहा है मई में, नेक्स्ट इलेक्शन। अगर आप मेरे से बात करेंगे कि जहाँ हम बात करें, काफ़ी लोग ये सोचेंगे अब मैं इलेक्शन के बाद ही इन्वेस्ट करूँ, तो हो सकता है आप एक लेग रन की, जो अपसाइड रन की, मिस कर जाएं। अब जब आप स्टैगर कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो ये नए जो क्लाइंट जो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग हैं, और वो ऐड करना चाहते हैं, अगर आप स्टैगर कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए 100 रुपये हैं, आपने अगले 10 हफ्ते में बोल दिया हर हफ्ते 10 रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा, जिसमें आपने 5 फंड ले दिए और 5 2 रुपये करके आपने उन फंड्स में डालना शुरू कर दिया। वो बड़ा सिंपल होता है, लिक्विड फंड में आप पैसा डालते हैं और STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान ऑप्ट कर देते हैं, तो आपके अकाउंट से लिक्विड फंड में चला गया और लिक्विड से हर वीक में एक डिसाइडेड डेट में आपका वीकली पैसा निकल गया। अब जब आपका ये STP खत्म हो जाता है, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आप अपनी अर्निंग का एक हिस्सा उन्हीं फंड में SIP के थ्रू भी डालना शुरू करें। देखिए, आप जितना मीठा डालेंगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा उस चीज़ का। इसमें शुगर आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, इसमें ज़्यादा शुगर मतलब आपकी SIP जो है वो आपके लिए बेनिफिट यूनिट्स इकट्ठा करेगी। अब हो सकता है कल को मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उतने टाइम में ये मार्केट आपको थोड़ा कहीं नीचे का लेवल पे दिखाए, पर आपका जब SIP जा रहा है या STP जा रहा है तो वो नीचे के लेवल पे भी यूनिट्स एक्यूमुलेट करेगा, तो आपकी एवरेज आउट होती रहेगी बाइंग जो है। इवेंचुअली आप एक बार प्राइस छोड़ दीजिए मार्केट ऊपर है कि नीचे, अगर आपके पास 15-20 हज़ार यूनिट इकट्ठे हो गए या किसी अच्छी कंपनी के 1000-2000 शेयर इकट्ठे हो गए, तो आप ये सोचिए 5 साल के बाद क्या भाव यही रहने वाला है? तो नहीं। जब एक बिज़नेस जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो वो 20, 25, 40, 50 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो हम ये 3-6 महीने में वैल्यूट क्यों करते हैं पोर्टफोलियोज़ को। बट हाँ, पीक ऑफ द मार्केट में एक चीज़ का, जैसे मैंने बोला, आपको ध्यान रखना है कि आप स्टैगर करें, आप एकदम पूरा पैसा लमसम मत इन्वेस्ट करें। तीसरे इन्वेस्टर्स हैं जो आज तक इक्विटी मार्केट में आए नहीं, उनको लग रहा है कि ये सब मिस हो गया है, और आप सरप्राइज होंगे, सबसे ज़्यादा पैसा पीक ऑफ द मार्केट में ही आता है। हमें वो भी कंट्रोल करना है। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सही तरीका SIP और STP अगेन है, और उनके लिए और थोड़ा स्टैगर करना बेटर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पीक में है और उनके पास इक्विटी एलोकेशन अभी नहीं है। जहाँ नॉर्मल इन्वेस्टर की मैं 10-12 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इनके लिए 14 से 16 हफ्ते की वो STP करें और साथ में ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दें। ओके,
और सर एक क्वेश्चन ये है कि जो NAV वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइक अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड लेना है तो मुझे NAV वैल्यू पे क्या देखना है कि वो हाई पे है, लो पे है। लाइक जैसे शेयर मार्केट में हमने शेयर्स लेने हैं इक्विटी मार्केट में, तो उसमें हम देखते हैं कि शेयर का प्राइस आज गिर गया है तो अच्छा टाइम है, ये सब यही कहते हैं कि अच्छा टाइम है निवेश का। जब मार्केट डाउन होता है या जिस वक्त उस शेयर का प्राइस डाउन है तब आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में इसका क्या, हम कैसे देख सकते हैं NAV वैल्यू को? देखिए, जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है वो 10 रुपीज़ की नैव पे आता है और आप सरप्राइज होंगे, मोर देन 15 स्कीम्स हैं जिनका नैव 1000 से ऊपर है। सो स्टॉक की बात होती है, म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इतना अच्छा टूल है जहाँ रिटेल पार्टिसिपेंट एज लो एज 100 रुपये की सिप भी कर सकता है, 500 रुपये की सिप भी कर सकता है। सो NAV होता है नेट एसेट वैल्यू, जो डेली बेसिस पे आपका कैलकुलेट होता है। मैंने ट्रांसपेरेंसी एम्फी से भी ने इस तरह से करी हुई रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि उसकी एग्जैक्ट एक्सपेंस काट के क्या अमाउंट आ रहा है। मान लीजिए अगर आप आज निकालना चाहते हैं आपकी जो निवेश आपने किया हुआ है, तो इवनिंग की जो भी नैव आएगी उस दिन की, उस पर आपका पैसा निकलेगा। बाय करना चाहते हैं तो उस इवनिंग की नैव पे बाय होगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। सो आप इसको दो भाग में बांटिए अगेन। पहला तो नैव जो आप देखिए, आपने देखा कि मार्केट थोड़ी करेक्ट हो रही है तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तब नैव देखने का आपका मतलब है। आप देख रहे हैं कुछ फंड ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, पर उनका नैव सिर्फ मत देखिए, उनकी टॉप होल्डिंग्स देखिए जो 60-70% अकाउंट करती है। हो सकता है वो किसी कारण से होल्डिंग्स ऐसी हों जो आने वाले टाइम में भी नहीं चले। मान लीजिए कोई वैल्यू थीम का म्यूचुअल फंड है, भाई म्यूचुअल फंड ग्रोथ थीम के होते हैं, वैल्यू थीम के होते हैं, और वैल्यू ऑलरेडी रन अप कर चुका है और यहाँ से हो सकता है वो वैल्यू आगे नहीं चले। हो सकता है कोई सेक्टोरल थीम का म्यूचुअल फंड है, जैसे अभी क्या हुआ पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि दैट आपके IT सेक्टर के स्टॉक्स, और 2 साल से देख रहे हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स नीचे हैं। अब आप जब नीचे जा रहा था आपने सोचा कि ये नीचे है और मैं बाय कर लूँ, वो सही तरीका नहीं है। आप देखिए उसकी होल्डिंग्स क्या है, क्या वो सेक्टर का अपसाइड डाउन आ रहा है, साइकिल टर्न हो रहा है, विच जो नेगेटिव देगा रिटर्न, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जो इन्वेस्टर पहली बार आ रहे हैं उन्हें सेक्टोरल फंड्स की अप्रोच नहीं लेनी है। उनको जो फंड्स ले भी रहे हैं जहाँ नैव में करेक्शन दिख रहा है उसकी टॉप की होल्डिंग्स एक बार एनालाइज कर ली है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक अच्छे जो भी उनके एडवाइज़र हैं या जिससे वो रेफरेंस कर रहे हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को जाके वो बात कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे, नंबर मिलेगा आपको, वहाँ पे राय ठीक मिलेगी, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस से सीधी बात कर सकते हैं। सो नेट एसेट वैल्यू जो मैं अभी प्राइस बताया था लास्ट क्वेश्चन में आपको, ये इसलिए इम्पैक्ट करती है कि कल को आप मार्केट नहीं गई, मान लीजिए 1-1.5 साल नहीं परफॉर्म करी, आप एक्यूमुलेट करते गए, एक स्कीम में यूनिट्स करते गए, जो 11 से 13 हुआ था, 2 साल तक परफॉर्मेंस नहीं थी, एंड देन नई गवर्नमेंट आई, उनकी पॉजिटिविटी आई एंड हमने नया लेवल देखा। आप करते रहे एक्यूमुलेट, बट आपके पास क्या हुआ, आपका प्राइस नहीं आ रहा था तो नैव आपकी कम थी, पर बिकॉज यूनिट से आपके पास, मान लीजिए आपने 10 करके 1000 यूनिट इकट्ठे कर लिए, आपने बोला रिटर्न तो बन ही नहीं रहा है। अब जब मार्केट चलना शुरू हुई तो नैव आपकी, वही नैव जो रिटर्न नहीं दे रही थी वही 3 टाइम्स हो गई वहाँ पे। तो पर आपके पास आज अंडरलाइंग 1000 यूनिट है, उनकी नैव 3 टाइम होगी, तो सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया। सो आपको फोकस करना है कि आप यूनिट्स कितने अकोमोडेट कर रहे हैं एक अच्छे फंड में। और अगर आप एक अच्छा फोकस फंड लेते हैं या मल्टी कैप फंड लेते हैं या एक लार्जर मिड कैप फंड लेते हैं, आप सॉर्टेड हैं। या अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप एक इंडेक्स फंड ही ले लीजिए। निफ्टी नहीं पिछले 15 साल में 11.5% कंपाउंडिंग रिटर्न दी है, आपने इंडेक्स फंड ले लिया तो आपको इंडेक्स के फंड के रिटर्न आपके आ जाएंगे। सो नैव इज़ नथिंग, वो आपके अंडरलाइन जो आपके यूनिट्स हैं उसके प्राइस क्या चल रहे हैं, एक प्राइस की क्या वैल्यू है वो बताने के लिए यूज़ होती है। उसके करेक्शन का बेसिस नहीं होना चाहिए, पर वो करेक्शन के बाद उसका होल्डिंग्स क्या है वो बेसिस होना चाहिए जब आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं। सिर्फ करेक्ट हो रही है या चीज़ सस्ती है या नैव कम है इसलिए अच्छी है, वो सही तरीका नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, आज कोई भी बिजनेस है, कंपनी है जिसके शेयर सस्ते हैं या करेक्ट हो रहे हैं, जैसे येस बैंक 700 से करेक्ट हुआ, 350 में भी कई लोग एंटर किए, 150 भी एंटर किए, आज वो 16-17 रुपये पे है। तो ये जो भी उसका भाव है, बट ज़रूरी नहीं था वो उस समय करेक्ट हो रहा था वो अच्छा है। आपको एनालाइज भी करना है जो करेक्शन हो रही है उसके अंडरलाइन का पोर्टफोलियो अच्छा है पर करेक्टेड है, तो हाँ यहाँ से ऊपर जाने के स्कोप हैं, तो आई शुड टेक दिस फंड। ओके, तो सर हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक टिप कि कौन से वाले म्यूचुअल फंड या फिर कौन से वाले में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आप बता सकें वो? कोई टिप नहीं है, मैं यही बोलूँगा दैट इक्विटी ने पास्ट में भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिए है, बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा परफॉर्म किया है। आपको समय देना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को या फिर अपने आप प्रोविडेंट फंड को समय देते हैं। प्रोविडेंट फंड का पोर्ट कॉर्पस बड़ा क्यों होता है, क्योंकि समय देते हैं। आप कोई भी अच्छे फोकस कैटेगरी के फंड्स पिक कर सकते हैं जो वेरियस हाउसेज जैसे HDFC, कोटक, DSP,
SBI के पास है, और साथ में कोई भी 2-3 अच्छे मल्टी कैप और साथ में लार्जर मिड कैप ऑप्शन ले सकते हैं, टाटा, ICICI, DSP, बाकी लोगों से, एंड आप देखेंगे कि दैट आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा ही करेगा। अगेन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इन फंड्स के बारे में उनकी NAV के हिसाब से चाहें, आप उनकी होल्डिंग्स देखें, और पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, बट सिर्फ अकेला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज पास परफॉर्मेंस आ चुकी है, फ्यूचर में उसका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो कैसा करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे सभी दर्शकों को मैं विश करूँगा कि वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बना सकें और अपनी गोल्ड प्लानिंग में आगे बढ़ें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इसमें शामिल होने के लिए। और ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जिनके बारे में लोग काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको अगर कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे एपिसोड्स ऐसे ही आगे भी बने रहेंगे, तो हमें अपना प्यार देते रहिएगा।